दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि यह आम पका है और वह कच्चा है। मैं पूछा गया यह क्या है। देखो यह पूछा गया है कि यह जो आपका है यह आपका क्या है। तो यह जो आपका क्या है, तो ये जो आपका है भाई ये आपका सर्वनाम है। ठीक है, क्या है आपका, तो सर्वनाम है। तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। ये आपका क्या है, आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। जैसा, तो भाई हमने आपको सर्वनाम में बताया था संबंधवाचक, संबंध बताया था ना। संबंध में जैसा आपका जैसा, जो, जैसा, वैसा, जिसको, ऐसे शब्द होते हैं ना। तो ये आपके संबंध जो कि आपके किस में होते हैं, तो आपके सर्वनाम में होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जैसा शब्द आपका क्या है, यह आपका सर्वनाम है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। और भाई संदिग्ध है तो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा कि संदिग्ध आपके किस वाले ऑप्शन में है। तो देखिए आपका संदिग्ध दिया है, मैं सामान वहीं रखा था। तो था शब्द तो आपका होगा नहीं है, ये भी था नहीं होगा, ये भी नहीं। तो देखो दिया है मैंने वहीं सामान रखा होगा, रखा होगा। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका संदिग्ध है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका अब दिया गया है कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका दिया है भक्तगण दिया है, कहीं ना कहीं से हम सही कर देंगे। नेता, नेता हमेशा कह सकते हैं चाहे एक वचन में प्रयोग करो या बहुवचन में कर सकते हैं। ठीक है, एक वचन में या बहुवचन में कर सकते हैं। शिक्षक वृंद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार ये कह सकते हैं, इस प्रश्न के अनुसार जो सही किया जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी सही किया जाएगा, देवी। क्योंकि अगर आप एग्जाम में हाल में हैं तो आप अगर बोलो कि नहीं इसमें नेता का तो बहुवचन नेता ही होता है, या कह सकते हैं इसका एक वचन और बहुवचन दोनों ही आपके नेता होते हैं, है ना। लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना, तो भाई ठीक समय पर शब्द आपका दिया है ना, और पर शब्द ऑप्शन में देखिए कि किस में आपको मिलता है। ये कारक चिन्ह है, तो कारक में आपका जो अधिकरण कारक होता है, अधिकरण में मैं पर, अधिकरण में मैं पर, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका पर शब्द मिलता है, तो कारक कौन सा हो जाएगा, आपका अधिकरण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। कौन सा शब्द उभयलिंगी है। उभयलिंग मतलब होता है जिसका प्रयोग हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा, डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री, गायक और आपका नर्तकी। तो यहाँ से साफ समझ में आ रहा है जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो आपका कह सकते हैं इसका प्रयोग उभयलिंग में करते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही करते हैं। क्योंकि डॉक्टर अगर पूछा गया है तो ये नहीं कहेगा कि ये डॉक्टर कौन सा है, वो डॉक्टर कौन सा है। ठीक है, जब बात आती है तब की बात अलग होती है, लेकिन नॉर्मल से अगर किसी साइज में किया जाए कि ये डॉक्टर है तो डॉक्टर के एक प्रकार से देखा जाए तो डॉक्टर ही बोलेंगे ना। तो इस प्रकार से आपका ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि आपसे पूछा है, और दंत ध्वनि की हमने आपको बताया था कि सिंपल सी बात होता है कि जब वर्ण को बोलो तो आपकी जीभ और दांत है उनका स्पर्श होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं का वर्ग तो होगा नहीं, छा भी नहीं होगा, पा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा कौन सा, आपका सी नंबर, ता। जब ता बोलेंगे ता, तो आपके देखो जीभ और दांत स्पर्श करने हैं, ता, था, दा, धा। देखो जीभ और दांत स्पर्श कर रहे हैं ना, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है। घोष आपका दिया गया है, हमने आपको बताया था घोष और आपके अघोष क्या होते हैं। घोष और दूसरा आपका होता है अघोष। तो अघोष जो आपके होते हैं किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं, और घोष या इसे हम लोग सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, इसे घोष या सघोष बोलते हैं। ये आपकी किसी भी वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर घोष पूछा है, घोष पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जवाब आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका कौन सा, द नंबर। क्योंकि द किस में आता है, ता, था, दा, अर्थात द किस में आया, तीसरे नंबर पे आया। इस कारण से ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली निम्नलिखित में से कौन सी है। देखो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली,
तो सर्वाधिक प्रमुख बोली की बात किया है तो बोली आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर आपकी खड़ी बोली। वैसे आप देखा जाए कि आपकी जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां होती हैं, उन 5 बोलियों में आपकी ब्रजभाषा भी है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं सर्वाधिक बोली की बात किया है तो खड़ी बोली काफ़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। वहीं पर ब्रजभाषा ये आपके साहित्यिक रूप में काफ़ी प्रयोग की जाती है ना। लेकिन यहाँ पर जवाब क्या लगाएंगे, बी नंबर खड़ी बोली लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका है भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन भिन्न है इन चारों ऑप्शन में। तो पावक यहाँ पर देखो आग हो गया, अनल आग हो गया, कृष्ण आपका आग हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपका अनिल है, अनिल आपका जो होता है हवा या कह सकते हैं वायु होता है, ठीक है। तो इस कारण से तीनों आपके आग हैं, लेकिन बी वाला जो आपका हवा है, इस कारण से ऑप्शन आपका बी या आपका भिन्नार्थक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। अन्वेषण, और अन्वेषण में हमने आपको 2-3 पॉइंट ये बताया था, क्या बताया था, एक ट्रिक बताया था कि आपका अगर या हो या वा हो या आपका कह सकते हैं रा हो, इनमें से अगर आपका आधा शब्द कोई लगा हुआ है वो आपका हमेशा यण संधि होती है, यण संधि। तो ये तो पता चल गया है कि इसमें आपका यण संधि है। देखो आधा अक्षर आप करना में है तो यहाँ पर देखो आधा अक्षर आपको दिख रहा है ना, वा के साथ आधा ना है। तो याद रखिए कभी भी ऐसी अगर स्थिति आए कि वा या के साथ अगर आपका आधा शब्द है तो आपका यण संधि होती है, ठीक है। अब इसे हम तोड़ना चाह रहे हैं और अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपका जवाब क्या बनेगा, अनुधन एषण बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुधन एषण, यह आपकी यण संधि है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। कह रहे परव्रत का पर्याय, परव्रत का पर्याय आपका कह सकते हैं कि आपका कोकिल या कोयल होता है, कोकिल या कोयल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयल तो कहने दिया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर आपका ये जो बड़ा ला है, बड़ा ला नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बड़ा ला आपका नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर ये मात्रा आपकी एक्स्ट्रा लग गई है, यहाँ पर सिर्फ कोयल ही होना चाहिए था। तो इसके अनुसार से आप क्या लगाएंगे, बी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मात्रा का दिक्कत हुई है, बस क्यों मतलब मिसप्रिंट हो चुकी है इस वजह से, ठीक है। तो कोयल होता है, याद रखिए कोकिल कोयल ये आपका होता है परव्रत का पर्याय। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द आपसे पूछा है और तत्सम शब्द आपका यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो आपका ए नंबर आपका अधिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिवेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखेंगे यहाँ पर कह रहा है उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें मात्र थी। तो भाई मात्र शब्द लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 लगा है। अब यहाँ पर 4 मात्र है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर 4 है मात्र है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका यहाँ पर, बी वाला से हो जाएगा। अब इसे पढ़िए, उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा, यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला है कि रुग्ण का विलोम शब्द क्या है। रुग्ण, रुग्ण मतलब कह सकते हैं रोगी, है ना, रुग्ण मतलब रोगी, और रोगी का विलोम आपके क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा, स्वस्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पर्वत की तलहटी, इस वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए। जो पर्वत की तलहटी होती है, पर्वत की तलहटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। याद रखिए उसे बोलते हैं उपत्यका बोलते हैं। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उपत्यका। अगला प्रश्न आपका है कि ला प्रत्यय है, ला प्रत्यय है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपके यहाँ पर जो दिमाग है पूरा लगाइएगा कि ला प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, मतलब ला का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात आती है ला का अर्थ। तो ला का अर्थ होता है कह सकते हैं आगे या पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका दिया है कर्ताकार की, है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने आपको कृदंत प्रत्यय बताया था। कृदंत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगता है, और क्रिया यहाँ पर देखो कर्ता के द्वारा ही की जाएगी, तो कर्ता के द्वारा ही की जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, आपका ए नंबर ला प्रत्यय आपका है इसमें, आपके इसमें, क्योंकि जो कृदंत होते हैं, कृदंत मतलब होता है क्रिया के अंत में लगने वाले आपके प्रत्यय। तो ठीक है ना, समझ गए होंगे। वैसे इतना आसान ये नहीं था, अब आप समझ में आए होंगे कि कृदंत प्रत्यय के अनुसार इसको सही किया गया है, क्योंकि जो करता है वही क्रिया करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा आ धन सु धन रक्षित। यहाँ पर मूल शब्द निकलेगा रक्षित, और इसमें से 2 आपके उपसर्ग हैं, कौन कौन से, आ और आपका सु। इस कारण से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला, आ और सु, ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे उपसर्ग। क्लियर हुआ ना। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भरपेट में समास बताना है, भरपेट में समास बताना है। और भरपेट,
तो यहाँ पर देखो पेट तो आपका है, लेकिन भर पेट, भर शब्द एक्स्ट्रा लगा दिया है ना, भर शब्द आपका एक्स्ट्रा लगा दिया है, अर्थात ये एक अव्यय को जोड़ दिया है, और जो अव्यय होता है वो आपका अव्ययी भाव होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ। देखिए बांझ मतलब होता है जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते हैं उसे बांझ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जब उनको बच्चे नहीं हुए हैं तो प्रसव का मतलब समझ ही नहीं सकते हैं, है ना, कि दर्द कितना होता है। तो वही चीज आपको दिया है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, अर्थात यहाँ पर जिस पर बीतती है वही जानता है, ठीक है। कहा जाता है प्रसव के दौरान माता को इतना दर्द होता है कि किसी भी व्यक्ति की कम से कम 4-5 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है। समझ गए होंगे अब यहाँ पर कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। अगला प्रश्न आपका है कि आईना शब्द है, आईना शब्द जो आपका है ये कहाँ की लैंग्वेज है, कहाँ से लिया गया है। तो आईना शब्द जो आपका है वो फारसी से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अनुचित लोकोक्ति का चयन करना है। अनुचित मतलब यहाँ पर देखो अनुचित लोकोक्ति पहले पढ़ते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। दूसरा दिया है कि अधजल गगरी छलकत जाए, ये आपने पढ़ा है। पटकत जाए नहीं पढ़ा है भाई, पटकत जाए पढ़ा है क्या, पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना, तो पढ़ा होगा आपने अधजल गगरी छलकत जाए। तो आपका गलती कौन सा हो गया, बी वाला। वहीं पर सी वाला देख लीजिए अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये भी सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी सही है। तो बी वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। तो भाई यहाँ पर काफी लोग गलती ये कर देते हैं कि ये जो चंद की बिंदी होती है और इनमें दोनों में डिफरेंस रहता है, काफी लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर जो चंद की बिंदी होती है, चंद की बिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बिंदी आपकी है अशुद्धि है वो आपकी चांद की बिंदी, वहां पर आपका क्या होना चाहिए, सिर्फ आपकी एक बिंदी होनी चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो भाई आप क्या होता है, शोक ही तो होता है ना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। और हास्य का तो आप जानते ही हैं कि हास होता है, वीर रस का उत्साह होता है, और श्रृंगार रस का आपका यहाँ पर रति होता है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रावण सिर सरोज वनचारी चल रघुवीर मिली आपकी मुखधारी, सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार पूछा गया है, सिली मुख में अलंकार पूछा गया 138 में। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका ये नंबर श्लेष अलंकार है, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कह सकते हैं अपवाद रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उपमा वाला भी कहीं आपको मिल सकता है। लेकिन आयोग में एक बार एग्जाम आया था आपके कौन सा, यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया था 2015 में, ठीक है। तो उसके सही जो किया गया यही सही किया गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका आया नहीं है, तो इस कारण से आप याद रखिए आयोग ने यही सही किया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वैसे इसमें से आपका अपवाद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं। देखिए यहाँ पर अनेकार्थक मतलब ये हुए कि सभी के अनेक अनेक अर्थ निकलेंगे। तो यहाँ पर देखो अंक है, मधु है, बीच है, कहीं ना कहीं इनमें से आपके अनेकार्थक आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपका जो 139 है, 139 को जवाब जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा डी वाला। तात का अलग होता है, दुर्ग का अलग होता है, भुजंग के अलग अलग होते हैं, अर्थात ये सभी शब्द आपके अनेकार्थक शब्द आपके हैं, ठीक है, डी नंबर। अगला है कि तैराक निम्नलिखित में से निर्मित शब्द है। तैराक, तो तैराक जो आपका है, तैराक कौन करेगा, जब क्रिया करेंगे तभी तो तैराकी कर पाएंगे ना, कि संज्ञा के द्वारा करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो क्रिया द्वारा आपका है तैराक किससे निर्मित है, तो आपके क्रिया द्वारा है। 140 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, और यहाँ पर देखो लहू लुहान दिया है, लहू लुहान थोड़ा समझ कर दीजिएगा। यहाँ पर लहू लुहान अर्थात बड़ा हु होगा, देखो हा जो होगा बड़ा होगा, इसका मतलब ये गलत हुआ और ये गलत हुआ। अब यहाँ पर दिया है आपका फर्स्ट और आपका डी, लहू लुहान, तो बड़ा लू नहीं होता, याद रखिए बड़ा लू नहीं होता, छोटा लू होता है, लहू लुहान। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इनकी एक रचना है जो कि आपकी 1961 में प्रकाशित की गई थी, और ये जो आपकी कौन सी है, तो आपकी उर्वशी, ठीक है, उर्वशी जो आपकी है यही रामधारी सिंह दिनकर की है, 1961 में इसे प्रकाशित किया गया था। अगला है रसनिधि किस कवि का उपनाम है। रसनिधि किस कवि का उपनाम था,
यहाँ पर आपका 148 का जवाब क्या बनेगा? 148 में रस निधि जो आपका है ये एक राजा हुआ करते थे पृथ्वी सिंह। ठीक है, 148 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, पृथ्वी सिंह का ही उपनाम आपका रस निधि है। अगला है अशोक के फूल निबंध संग्रह। याद रखिए अशोक के फूल क्या है? ये निबंध है एक। ठीक है, और इसके रचनाकार पूछा गया है। इसके रचनाकार जो आपके हैं वो आप जान गए होंगे कि आपके कौन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपके डी नंबर, आचार्य अजायब शाह द्विवेदी हैं आपके अशोक के फूल। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपके हिंदी के पहले ऐसे लेखक हैं जिनको ये पुरस्कार आपको मिला था। ठीक है, और कह सकते हैं ये आपका मिला है किसके? तो आपके हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, हिम तरंगिणी के लिए मिला था। अब प्रश्न दिया है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से संबंधित नेता है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा बारदोली सत्याग्रह, इससे संबंधित जो आपके नेता हैं वो आपके वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पर महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, तब से इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? देखिए भारत में जो साइमन कमीशन आया था इसका बहिष्कार किया गया था। इसका कारण यही था कि इसके जितने भी सदस्य थे वो सभी आपके अंग्रेज थे, उनमें से किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इस कारण से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिए कांग्रेस के जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है, ये आपके कह सकते इंग्लैंड में हुए थे। वो एक पहला हुआ था 1930 में हुआ था, फिर आपके 31 में, फिर आपके 32 में, क्रम से बिल्कुल हुए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय युद्ध की बात किया है तो द्वितीय युद्ध में आपके कह सकते हैं आपके अकबर और आपके हेमू, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 1526 में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें से आपके अकबर के जो आपके संरक्षक थे बैरम खां और आपके कह सकते हैं हेमू के बीच में आपका लड़ा गया था। ठीक है ना। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि आपके कह सकते हैं ये आपका 1526 में आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था आपका प्रथम। यहाँ पर द्वितीय पूछा है, द्वितीय आपका कौन सा हो जाएगा? 1556 ईस्वी। अगला प्रश्न आपका है कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो भाई यहाँ पर बताना है कि मौर्य शासक आपके कौन है? अशोक। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और ये आक्रमण जो किया था कब किया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा ये किए थे आपके 261 ईस्वी पूर्व, यह आपको ऑप्शन में कभी कभी मिल जाता है 262 ईस्वी पूर्व, क्योंकि आपने देखा होगा ईस्वी पूर्व और ईस्वी में अंतर होता है। ठीक है, तो 262-261 ईस्वी पूर्व भी आपको देखने को मिल सकता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और इस युद्ध में कह सकते हैं इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ था जिससे यहाँ पर अशोक विचलित हो गया और कहा था इसके बाद हम कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर 6 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर फर्स्ट नंबर कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है कि गांधार कला किस काल में विकसित हुई? गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो याद रखिए ये कला जो आपकी विकसित हुई थी आपकी मैक्सिमम आपके कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में विकसित हुई थी। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, कुषाण काल। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपका हजारीबाग, हजारीबाग से क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपका यहाँ पर अब्रक। वहीं पर आपका नवेली से प्राप्त होता है आपका यहाँ पर भूरा कोयला। और झरिया से प्राप्त होता है, झरिया से आपका प्राप्त होता है कोयला। और आपका राउरकेला से प्राप्त होता है आपका लोहा। तो इसके अनुसार से आप देख सकते हैं 4-3-1-2 ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है? तो इस प्रश्न में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर 2 पॉइंट समझना है आपको। देखो चावल का कटोरा दिया है ना कि धान का कटोरा।
अगर धान का कटोरा होता तो आप छत्तीसगढ़ को लगाते। ठीक है, धान का कटोरा होता तो आप छत्तीसगढ़ को लगाते। यहाँ पर पूछा है चावल का कटोरा, तो चावल का कटोरा आपके यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा कि थोड़े थोड़े प्रश्न में आपका कह सकते हैं गलती हो जाती है। जैसे चीनी का कटोरा, तो चीनी का कटोरा आपका यूपी को कहा जाता है। ठीक है, धान का कटोरा आपका छत्तीसगढ़ को, और चावल का कटोरा आपका होता है आंध्र प्रदेश होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत, अभी ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? सह्याद्री पर्वत जो आपका है ये आपका भारत है, और भारत का ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को ही हम लोग सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी वाला आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर हुआ? बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? विशाल मरुभूमि जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? विशाल मरुभूमि कौन सी आपकी? तो ये जो आपकी है कौन सी? ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सहारा। ठीक है, सहारा रेगिस्तान ये आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, और अगला प्रश्न दिया है कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति जो मापी जाती है वो किसके आधार पर मापी जाती है? मुद्रास्फीति, तो यहाँ पर कह सकते हैं मुद्रास्फीति जो आपकी होती है वो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये नंबर, थोक मूल्य सूचकांक पर आपकी मापी जाती है भारत में मुद्रास्फीति। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम आप देखा होगा कि गाँव में अंत्योदय कार्ड भी बने हुए हैं, अंत्योदय कार्ड भी बने हैं। इनका कार्ड का मतलब होता है बहुत ही कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 7 पसेरी, ठीक है, उनको अनाज दिया जाता है, लगभग 35 किलो, 7 × 35 मतलब 35 kg ये दिया जाता है। गरीबों में से सबसे अधिक जो गरीब होते हैं उनकी मदद करने के लिए अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? डी वाला। अगला प्रश्न आपका है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, तो भाई बंद अवस्था ये होता है कि किसी भी देश में, किसी देश को अगर बाहर से कोई वस्तु मंगाने की जरूरत ना पड़े और ना ही बेचने की जरूरत, अर्थात कह सकते हैं कि आयात और निर्यात पूर्णतः बंद हो जाए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में के देशों से आना जाना बंद हुआ था, माल भी देखा जाए तो कुछ समय के लिए बंद किया गया था। तो वही होता है कि जब बंद अर्थव्यवस्था होती है तो उसमें आयात निर्यात पूर्णतः बंद हो जाता है, इसे ही हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर याद रखिए 73वां संशोधन जो आपका हुआ था इसमें से गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्राम पंचायती राज, या पर कह सकते हैं पंचायती राज से संबंधित है आपका 73वां संशोधन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि समग्र रूप से भारतीय संविधान जो लागू हुआ था कब हुआ था? तो देखो यहाँ पर दे दिया है समग्र रूप, और भाई समग्र रूप की बात किया है तो इसका मतलब जो आपका संविधान लागू हुआ था पूर्णतः वो आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर ये प्रश्न दिया जाता कि जो भारतीय संविधान कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया है ना, या बनकर तैयार हुआ था, तब आपका 26 नवंबर 1949 हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूर्णता दे दिया है जो कि आपका 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित जो आपकी न्यूनतम आयु कितनी है? तो भाई प्रधानमंत्री अगर आपके सपने हैं तो भाई आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपकी 25 वर्ष, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 25 वर्ष होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर एक अपवाद होता है छोटा सा, क्या कि अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि कोई व्यक्ति राज्यसभा से प्रधानमंत्री बना है तो उसके लिए उम्र क्या होनी चाहिए? तो उसके लिए भाई आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि वो राज्यसभा से बना है ना, तो राज्यसभा के जो आपकी न्यूनतम होती है वो आपकी 30 वर्ष होती है ना। अगर लोकसभा से मैक्सिमम देखा जाए, लोकसभा ही में मतदान होता है तो लोकसभा ही से बनता है, लेकिन ये क्वेश्चन बन जाता है कि अगर राज्यसभा से अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तब उम्र कितनी होनी चाहिए? तो भाई उसकी 30 होनी चाहिए। ये भी क्लियर आपको हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि उपन्यास आपका दिया है देवदास, तो भाई देवदास का जो लेखक है वो आपके कौन है? देवदास के लेखक को आपको कौन है? तो ये है आपके सी नंबर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो आधारित है वो आपके किस पर? तो याद रखिए हाइड्रोजन बम आपका जो दिया है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किसके? नाभिकीय संलयन पर आधारित है।
और अगर पूछा जाता कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बम है और अगर परमाणु बम होता तो वो आपके नाभिकीय विखंडन में, आपने इंटर में और जो हाई स्कूल है वहाँ पर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो वहाँ पर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन आपने पढ़ा था। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा होती है, लेकिन नाभिकीय संलयन जब परमाणु जुड़ते हैं तो उनमें और ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन बम जो आपके हैं वो आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित आपके यहाँ पर कह सकते हैं, आपका ए आपका हो जाएगा। अगला है पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। देखिए पौधों और जंतुओं के बीच जो आपकी योजक कड़ी है तो उसके रूप में जो जाना जाता है वो आपका कौन, तो ये आपका होता है युगलीना। ठीक है, कौन सा आपका है, युगलीना है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विटामिन B1 का अन्य नाम क्या है। विटामिन B1 का अन्य नाम, तो भाई विटामिन B1 का नाम क्या है, तो नाम क्या है, थायमिन। ठीक है, थायमिन है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा थायमिन। अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश वोल्टीसेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। देख लीजिए भाई कि प्रकाश वोल्टीसेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण, तो भाई सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन करेंगे, तो ये आपके जो उत्पादन होता है सौर ऊर्जा से, जो आपको उत्पादन होता है या रूपांतरण होता है, ये किसका होता है, तो आपको क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा तो मिलेगी ना। देखो प्रकाश वोल्टीसेल है, वहाँ से सौर ऊर्जा मिल गई है, सौर ऊर्जा से आपको क्या मिले, विद्युत कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, आपका बी नंबर विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था। देख लीजिए समय दिया है आपका 1860 में, यहाँ पर दो संग्रहालय थे, इनको मिलाकर एक कर दिया गया था। ये संग्रहालय जो आपके हैं वो आपके कौन, तो आपका एक है आपका कौन सा, इलाहाबाद, दूसरा आपका यहाँ पर लखनऊ। तो याद रखिए, जोड़ा याद रखिएगा, लखनऊ और आपका यहाँ पर जो आपका इलाहाबाद, या कह सकते वर्तमान में जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। देवा शरीफ का मेला लगता है, ठीक है, देवा शरीफ का मेला लगता है, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कहाँ पर, तो आपके बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ का मेला। ठीक है, और अगला प्रश्न दिया है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। देखो भातखंडे संगीत संस्थान है, ये लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना था, कब बना था, तो याद रखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन में ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। वैसे एवरेज में आपको लगाना है, क्योंकि सही ऑप्शन आपका होता है 2001। ठीक है, 2001 होता है, तो इसके अनुसार से ऑप्शन कौन लगाएंगे, आपका बी लगा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको एक ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा, वैसे शुद्ध आपका होता है 2001। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से विविध शोध संस्थान, निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है। मतलब पूछा गया है ऐसा कौन सा शोध संस्थान है जो आपके आगरा में है। तो भाई आगरा में जो आपका है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। तो आपका 26 का जवाब जो बनेगा आपका कौन सा बनेगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी वाला, कि एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, ये आपके आगरा में है। याद रखिए कहाँ पर है, आपके आगरा में है। वहीं पर अगर बात करें डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपके दिल्ली में है। याद रखिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च, ये जो आपके कह सकते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में केंद्रीय भवन निर्माण वाला, ठीक है, ये आपके उत्तराखंड में है। और ड्रग जो आपका है वह कहाँ होता है, तो आपके लखनऊ में है। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला है एक्स रंग रूट चुना जाता है। एक्स रंग रूट चुना जाता है, तो भाई ये देख लीजिए आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सिपाही नया भर्ती होता है, जो सिपाही नया भर्ती होता है उसी के लिए करेंगे। तो वही जो स्टार्टिंग में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेबल ही तो बोलते हैं ना। तो कांस्टेबलों में से यहाँ पर चुना जाता है जो नया भर्ती होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है। देख लीजिए महिलाओं के लिए जो पुलिस में साहस और चुनौती वाला जो पद है वो आपका पद कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जो होता है कांस्टेबल। ठीक है, कौन सा होता है, तो कांस्टेबल का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो याद रखिए आपने पढ़ा होगा समान, है ना, समान वेतन, उसी वाले पार्ट में जो आपका है कौन सा पार्ट, जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट, अर्थात अनुच्छेद 39 के का में ये आपका दिया गया है। ठीक है, और बी वाले में समान वेतन आपका दिया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो याद रखिए 4 अक्टूबर को मनाया जाता है
4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कल्याण दिवस, किसके लिए? पशु के लिए। तो याद रखिए 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि जैविकीय संदूषक के अंतर्गत आते हैं जैविकीय। तो भाई जैविकीय है तो जैविक यहाँ पर देखो जंतुओं का मलमूत्र है, इसका भी परिवर्तन हो जाता है। हानिकारक सूक्ष्म जीव है, इनके भी परिवर्तन। मानव का मलमूत्र ये भी होते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका रूप परिवर्तन आपका हो जाता है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो फाइनली देखा जाए ये जो सभी प्रक्रियाएं हैं ये सभी आपके कह सकते हैं जैविकीय संदूषक के अंतर्गत आपके आते हैं। जैविकीय संदूषक मतलब कह सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना। ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है या कहाँ पर है आपके? तो ये जो मुख्यालय आपके कहाँ पर है? श्रम संगठन की बात आती है तो डायरेक्ट कहाँ पर जाना है आपका? जिनेवा में। जिनेवा में ढेर सारे आपके संगठन हैं जो श्रम संगठन आपका यहाँ पर दिया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जिनेवा। अगला प्रश्न आपका है कि हैकिंग फिशिंग किस प्रकार के अपराध हैं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक शब्द तो आप जानते ही हैं, है ना, हैकिंग। हैकिंग कहाँ पर होता है आपके? तो हैकिंग कहाँ पर है? तो हैकिंग आपकी जैसे आपके कह सकते हैं जो आपके जैसे देखो यूट्यूब चैनल हैक कर लिए, कोई कंप्यूटर हैक कर लिया गया, कोई मोबाइल हैक कर लिया, इन सबको जो बोला जाता है उन्हें साइबर अपराध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइबर अपराध बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, साइबर अपराध। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जीएसटी लागू नहीं है। तो भाई जीएसटी लागू नहीं है तो आपने देखा था कि जब 370 आपका यहाँ पर खत्म हुआ तो आपका यहाँ पर जम्मू कश्मीर भी आपके भारत में विलय हो गया। तो इस कारण से कह सकते हैं आप जीएसटी तो आपको सब जगह देखने को मिलती है, तो ऑप्शन में भी दे दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला। अगला प्रश्न आपका है कि आरबीआई के किस अधिनियम की किस धारा के तहत विमुद्रीकरण कि भारत में 8 नवंबर 2000 घोषणा हुई? सिंपल सी बात पूछा गया है कि भारत में जो आपका विमुद्रीकरण किया गया था 8 नवंबर 2016 को, वो किस धारा के तहत आपका किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था किस धारा के तहत? तो ये धारा आपकी है जो 26 का सेकेंड। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा? सी वाला। 26 के सेकेंड के तहत भारत में विमुद्रीकरण आपका किया गया था 8 नवंबर 2016 को। 35 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। इस प्रश्न आपका है कि मुख्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन किस वर्ष स्थापित हुई? आप देखते हैं कि कोई ना कोई वेबसाइट एक दूसरे से लिंक कर देते हैं, है ना। तो इसकी जो आपकी शुरुआत हुई थी, ये कह सकते हैं स्थापना हुई थी, ये स्थापित हुई थी, ये हुई थी आपके 28 दिसंबर 2002 को। 28 दिसंबर 2002 को हुई थी। ये इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो एक जगह पड़ती है आपकी सनीवेल। कहाँ पड़ती है? तो आपकी ये जगह है सनीवेल। और सनीवेल कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसका जो स्वामित्व करता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर होगा सी नंबर। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो भाई देख सकते हैं यूपी की राजधानी 1921 ईस्वी में कहाँ से स्थानांतरित की गई थी। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस और आपकी पट्टाभी सीतारमैया, इनके लिए चुनाव हुए थे जिसमें से पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। ठीक है, और आपके सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर कैसे अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन महात्मा गांधी को ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते विरोध किया था। तो इससे क्या हुए, सुभाष चंद्र बोस ने अपने ही स्वेच्छा से अपने कांग्रेस के पद से उन्होंने हट गए थे, अध्यक्ष के पद से। और इसके बाद इन्होंने एक नए कह सकते हैं कि पार्टी की स्थापना की थी। ये आपकी कौन थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? और राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आपके स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि चंगेज खां ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो देख सकते हैं चंगेज खां ने कह सकते हैं कि भारत की तरफ आया था, जलाउद्दीन का यहाँ पर कह सकते पीछा करते, या कभी कभी इसका नाम मिल जाता है मंगवर्नी। ठीक है, तो चंगेज खां जलाउद्दीन का पीछा या मंगवर्नी का पीछा करते हुए भारत तक आ गया था। उस समय भारत में जो शासन कर रहा था वो कौन? तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने आपके जलाउद्दीन को कह सकते हैं शरण नहीं दिया। और इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत को एक बहुत ही कूटनीति से बचा लिया। अगर चंगेज खां अगर यहाँ पर आ जाता तो समझिए कि एक बार फिर भारत लूट सकता था, है ना। तो उस समय कौन थे? तो आपके इल्तुतमिश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
अगला है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो भाई सत्यमेव जयते के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो सत्यमेव जयते जो आपका लिया गया है कहाँ से, तो ये आपके मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपका है कि जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है। जैमिनी राय, याद रखिए जैमिनी राय जो आपके हैं इन्होंने कला के क्षेत्र में, वो आपका कौन सा क्षेत्र है, तो जवाब हो जाएगा 5 का ऑप्शन आपका सी, चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया है जैमिनी राय ने। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। देख लीजिए भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी थी, तो याद रखिए ये जो आपकी ये सबसे पुरानी है आपकी दामोदर नदी परियोजना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, ये आपकी भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दक्षिण गंगा दिया है, ना कि दक्षिण की गंगा। दोनों ही पॉइंट में आपको अंतर आपको मिल रहा होगा। यहाँ पर देखो एक पॉइंट हम आपको लिख रहे हैं दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, तो की शब्द अगर लग जाएगा तो आपका कावेरी हो जाएगा। लेकिन दक्षिण गंगा है तो दक्षिण गंगा जो आपकी है ये गोदावरी को बोलते हैं, जिसे वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। याद रखिए गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, तो गोदावरी है। याद रखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर दक्षिण की गंगा होता तो की शब्द आपके कावेरी से होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है। देखिए भाई नोटबंदी होती है, ये क्यों होती है, तो नोटबंदी में देखो काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, मतलब जो काला धन होता है उसको अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना। ठीक है, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, ये भी सही है, ये भी सही है। कि आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना, ये भी सही है। अर्थात ये सभी आपकी कह सकती हैं स्थितियां होती हैं जिससे नोटबंदी आपकी लगाई जाती है। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण जो आपका हुआ था ये आपका हुआ था 1949 में। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा 1949 में। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपका 1935 का जो आपका एक्ट आया था उसके तहत आपकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपका राष्ट्रीयकरण है तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा 1949 में। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। देख लीजिए भारत का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जो सबसे अधिक कर मतलब टैक्स, ठीक है, अधिक कर जो आपका टैक्स होता है, टैक्स का जो भुगतान करता है वो आपका कौन करता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्तमान में। याद रखिएगा कि जो सेवा क्षेत्र है ये आपका भारत में आपका अधिक हो गया है। और जिस देश में सेवा क्षेत्र अधिक होता है कहीं ना कहीं वो आपका डेवलप होता है। बहुत पहले की बात है जब आपके भारत में कह सकते हैं कि आपके कृषि क्षेत्र का बोलबाला हुआ करता था। आपके 1951 में जो आपकी जीडीपी हुआ करती थी वो 54 कुछ हुआ करती थी आपके कह सकते हैं 1951 में। लेकिन वर्तमान में देखा जाए 2020 में तो आपके सेवा क्षेत्र लगभग आपके 54% के करीब पहुंच गया है। तो इस कारण से राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका दिया है कि विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। तो याद रखिए विधानसभा हो या विधान परिषद हो, इन दोनों में कह सकते हैं कोई भी हो तो कम से कम कितने अधिवेशन होना चाहिए। ये अधिवेशन कितने होने चाहिए, तो आपके यहाँ पर 2 अधिवेशन, मतलब कह सकते हैं एक साल में आपको कह सकते हो 2 अधिवेशन होना जरूरी है। 6 माह के अंतराल में होना जरूरी है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय एकता परिषद अर्थात NIC का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष है वो आपका कौन होता है, तो याद रखिए वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देख सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों अर्थात राष्ट्रपति जो होते हैं वो 12 राज्यसभा के सदस्यों को कह सकते हैं कि 12 लोगों को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त करते हैं। तो ये जो नियमावली नियुक्ति प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है, ये प्रक्रिया जो आपकी है कहाँ से, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके आयरलैंड से। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है। संविधान की व्याख्या कौन करता है, तो संविधान की व्याख्या यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है न्यायपालिका कौन करता है। भाई इतना अधिकार किसको दिया गया है, तो आपकी न्यायपालिका को दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है। पुस्तक से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पुस्तक का नाम है द रोड अहेड के जो आपके लेखक है आपके कौन से हैं,
तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, या आपके बिल गेट्स हैं। कौन है आपके? 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। द रोड अहेड के लेखक आपके हैं बिल गेट्स, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा बिल गेट्स। सभी लोग जानते ही होंगे बिल गेट्स के बारे में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर? 16 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लोसाने में है। कहाँ पर है आपके? लोसाने में है, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चेतना ऊतक के नाम से जाने जाने वाला ऊतक कौन सा है? चेतना ऊतक, तो भाई चेतना ऊतक के नाम से जो जाना जाता है यह आपका तंत्रिका है। देखो तंत्रिका जो आपकी बॉडी में है यही आपकी चेतना ऊतक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना होता है? भाई शुद्ध जल की बात किया है और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? याद रखिए शुद्ध जल का पीएच मान आपका कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। याद रखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा 7। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है या आपकी किसकी होती है? तो भाई प्रकाश वर्ष होती है दूरी की इकाई। ठीक है, किसकी होती है प्रकाश वर्ष? तो दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, दूरी की आपकी इकाई होती है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में पैरा टूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? पैरा शूटर्स यहाँ पर कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पैरा टूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जो आपका है किस नगर में है? किस नगर में है? तो ये आपके आगरा में है। कहाँ पर है? आपके आगरा में है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा आगरा। अगला प्रश्न है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा जो आपका है कह सकते हैं ये जो आपका है कह सकते हैं कि जो आपका क्षेत्र पड़ता है पूर्वांचल, वहां पर जो आपका कौन सा है? सोनभद्र। तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र क्षेत्र का लोक नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। इस प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो पहला पॉइंट दिया है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में निरंतर जो आपका कह सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि निरंतर जो अंतर जो आपका है, अंतर जो आपका निरंतर है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो पहला तो आपके यहाँ पर सही हो गया। अगला है संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। ये भी पॉइंट आपका सही है। तो यहाँ पर तीसरा देखते हैं कि संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो ये आपकी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 1 और 2, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश की बात किया है, उत्तर प्रदेश की बात किया है। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का जो गठन किया गया था ये किया गया था आपके 1971 में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? देखिए यहाँ पर विधान परिषद है और विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो आपका कितना होता है? तो जिस प्रकार से राज्यसभा उसी प्रकार से राज्यों में होती है आपकी विधान परिषद। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। कितना? 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का जो धर्म है इनके प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? ये भी हमने बहुत बार बताया है। तो याद रखिए जो आपका कौशाम्बी है, कौशाम्बी है, यहाँ पर आपके जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह यहाँ पर कह सकते हैं क्या कर सकता है? यहाँ पर हाँ देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएगा। देखो अगर कोई पुलिस वाला है, पुलिस अधिकारी है और व्यक्ति को अगर वो अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है तो उस पुलिस वाले के पास वर्दी में जो प्लेट है वो आपकी होनी आवश्यक है। पहला पॉइंट सही है। दूसरा है कि गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तारी व्यक्ति के परिवार सदस्य के हस्ताक्षर कराएगा, ये भी सही है। तीसरा अभियुक्त को सूचित करेगा, उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी मित्र तक पहुंचाए, ये भी सही है। कह सकते हैं कि ये सभी पॉइंट आपके सही हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर 26 का हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? देख लीजिए पुलिस अधिकारी पर लगाया गया सबसे बड़ा जो कह सकते हैं सबसे बड़ा दंड नहीं है, नहीं शब्द आपको दिया है तो ये छोटा मोटा दंड होता है।
तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कौन सा, तो प्रोन्नति को रोकना। देखो ये जो आपका होता है ये आपका बहुत बड़ा आपका दंड नहीं है, प्रोन्नति को रोकना ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, और देखो उनको हटा देना भाई तो दिक्कत है, सेवा से हटाना ये भी आपका दिक्कत है, पदोन्नत करना भी दिक्कत है, कहीं ना कहीं ये छोटा मोटा आपका यहाँ पर दंड होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है अपने बचाव के लिए, वह देख लीजिए कोई पुलिस अधिकारी है और उसके आचरण के कारण उसके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है, ठीक है, और उसे निलंबित कर दिया गया है, अपने बचाव के लिए वो क्या करेगा, अपने बचाव के लिए क्या करेगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पर से हो जाएगा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन ऐसे देख लेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए प्रतिवेदन, कुछ प्रश्न आपको रट लेना है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आपका बी वाला आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि WW के आविष्कारक व प्रवर्तक हैं, तो वही सिंपल सी बात है, बहुत बार पढ़े होंगे। WW के आविष्कारक व प्रवर्तक जो आपके हैं वो आपके कौन से, तो ये आपके टिम्बर्सली, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, टिम्बर्सली ऑप्शन डी। अगला है वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर कौन सा है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर कौन होता है, तो देखो हमने आपको बताया था वायुमंडल के 5 आपके कह सकते हैं लेयर होती हैं। पहला आपका क्षोभ मंडल, फिर दूसरा आपका होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा होता है बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एक्सोस्फीयर। ठीक है, यह आपका बाह्य मंडल है। और अगला प्रश्न आपका है कि पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है, पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है, तो पहला पॉइंट दिया है प्रदूषण रोकने के लिए, तो बिल्कुल बात सही है कि पर्यावरण अध्ययन करना है तो प्रदूषण को रोकना ही पड़ेगा। दूसरा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, ये भी सही है। मानव की खुशहाली के लिए, अर्थात ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। ये पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है इन तीनों के कारण, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम होता है। देख लीजिए यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता आपके दिए हैं। यहाँ पर सही जो आपकी श्रृंखला बनती है वो आपकी कौन सी, कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर कह रहा है उच्च उपभोक्ता। तो भाई उच्च उपभोक्ता तो आपने नहीं पढ़ा होगा, उच्च उपभोक्ता पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना, आपने तृतीय उपभोक्ता पढ़ा होगा। तो भाई तृतीय उपभोक्ता यहाँ पर कौन सा मिला है, बी वाला। तो ये आपका हो जाएगा, देखो सबसे पहले आपका उत्पाद होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता करता है, फिर आपका द्वितीय, फिर आपका तृतीय। सिंपल सी बात, मान लीजिए जैसे कोई घास हो गई, तो घास को क्या खाता है, टिड्डा खा लेता है ना, टिड्डा खा लेता है, टिड्डे को मेढक खा लेता है, मेढक खा लेता है। फिर कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं मेढक को जैसे कि मान लीजिए आपका सांप हो गया, सांप खा लिया, सांप को मोर खा लेता है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ये उपभोक्ता आपकी होती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि वियतनाम की राजधानी और मुद्रा का नाम बताइए। चलिए भाई, ऐसे भी क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से होते हैं। तो वियतनाम की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है, मुद्रा का नाम क्या है, तो राइट आंसर आपका 33 का हो जाएगा। यहाँ पर ये नंबर याद रखिए, वियतनाम की राजधानी है आपकी हनोई, और इसकी जो आपकी मुद्रा है उसे डोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसकी मुद्रा डोंग बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपके जे थॉमसन ने किया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जे थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कहलाती है। हमने आपको बताया था कि फसलें आपके भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है खरीफ की फसल, दूसरी रबी और तीसरी होती है जायद। खरीफ की फसल होती है लगभग आपकी जून जुलाई में बो दी जाती है, जुलाई अगस्त में बो दी जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, उसे खरीफ बोलते हैं। जो फसल आपकी कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर में बो जाती है और आपके वहाँ मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसे रबी की कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, रबी का आपका हो जाएगा, रबी की फसल। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, अगला पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है कि गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर जो आपका है वो कहाँ पर है। गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना मंदिर जो आपका है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके कानपुर देहात में पड़ता है। ठीक है, कानपुर देहात में, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया था। यहाँ से एक पॉइंट आपको मिला होगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं। अगर ये प्रश्न आपको पता है तो इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। कह रहा है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है। देखिए बुंदेलखंड का नाम आपने सुना है,
तो बुंदेलखंड जो आपका है ये इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, ये सोनभद्र, लगभग इन्हीं से आपका मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्षेत्र जो आपका आता है ये आपका कहाँ से, यूपी और एमपी, इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश के जो राज्य के सर्वाधिक 11 जिले हैं वो आपके स्पर्श करते हैं, वो आपके बुंदेलखंड हो जाएंगे। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देख लीजिए यहाँ पर आपके जो आपके 7 जिले हैं, 7 जिले जो आपके हैं वो आपके नेपाल को स्पर्श करते हैं। इनमें से कौन कौन से जिले, तो आपका सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ये आपके कह सकते हैं कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं 7 राज्य, 7 डिस्ट्रिक्ट। तो इनमें से देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, ये सीतापुर ये नेपाल के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। देख लीजिए भाई, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर आपका जो स्थित आपका यहाँ पर कौन सा जिला है, तो ये जो जिला है आपका बलिया, याद रखिए बलिया है। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ये बलिया जिला देखा जाए तो बिहार की सीमा पर आपका स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय आपका स्थित है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, मतलब सिंपल सी बात आपको पढ़ना है कि राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए ये जो आपका है कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है आपके, तो लखनऊ में है। ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अब लखनऊ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो देख लीजिए लखनऊ में कितने आपके संग्रहालय आपके स्थित हैं। तो याद रखिए संगठन और संग्रहालय, तो आपका आयुर्वेद रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग जब भी आए तो आपको कहाँ पहुँचना है, आपके लखनऊ में। भारतेंद्र नाट्य अकादमी कहाँ है, तो ये भी आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत जो नाट्य अकादमी वो आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है, तो ये भी आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, ये भी आपके लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी आपके कहाँ पर है, लखनऊ में। और अगला है एपीजे अब्दुल कलाम प्रविधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपके लखनऊ में। तो देख सकते हैं कि इतने आपके हैं जो आपके यहाँ पर संगठन आपके लखनऊ में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वो होता है जैसे दूसरे देश के साथ सीमा लगी है। तो यूपी की सीमा जो आपकी लगी है किसके साथ लगी है, तो ये लगी आपके नेपाल के साथ। अभी हमने बताया था कि यूपी के 7 जिले हैं जो आपके नेपाल को स्पर्श करते हैं। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और आपकी पीलीभीत। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये जो आपका है कौन सा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आईएमपी है, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये जो आपका है हरदोई, याद रखिए कौन सा आपका है, हरदोई है। हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश या कह सकते हैं जैसे कि मतलब इनके साथ आपका साझा नहीं करता है। हरदोई जो है, हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और दक्षिण में आपका उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आपकी नहीं लगती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। 7 नंबर, तो देखो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपका इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर और बांध, चित्रकूट, सोनभद्र, ये जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है आपका डी वाला अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ ये कह सकते हैं इसके साथ आपका सीमा नहीं बनाता है। क्लियर हुआ।
चलिए, ये जो आपका अलीगढ़ है ये आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। देख लीजिए, भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, इनमें से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है। तो भाई शामिल नहीं है तो यहाँ पर देखो, उत्तराखंड के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और झारखंड के साथ। झारखंड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका जवाब कौन सा बनेगा, यहाँ पर बी वाला आपका उड़ीसा। भाई याद रखिए कि आपके यूपी की जो सीमा है वो आपकी 9 राज्य हैं केंद्र शासित मिलाकर, है ना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इनसे जुड़ा है ना। उड़ीसा से नहीं जुड़ा है, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो यहाँ पर बताने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप सबको पता होगा कि आपके 75 जिले हैं। और अगर पूछे कि आपके मंडल कितने हैं, तो मंडल कितने हैं भाई, तो मंडल आपके यहाँ 18 हैं। कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तो आपका हो ही गया था, यहाँ पर राज्यों की बात किया है, तो जवाब क्या बोलेंगे, जवाब यहाँ पर कुल सीमा जो आपकी है वो आपकी 9 को स्पर्श करती है। कितने को, तो आपके यहाँ पर 9 आपके राज्यों, जिनमें से आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, है ना, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी हुई है एनसीटी को छोड़कर। तो यहाँ पर एनसीटी मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोड। ठीक है, नेशनल कैडेट आपकी क्रॉप्स, जो कि एनसीसी दिल्ली से है ना। तो इस कारण से देख सकते हैं कि जब ऐसा शब्द बोल दिया जाए डायरेक्ट कि आपके एनसीटी को छोड़कर, तब आप क्या बताएंगे, तो आपके यहाँ पर सी बताएंगे, 8 है। ठीक है, 8 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला आपका जनपद बताना है, इन 4 ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है, इन 4 ऑप्शन के अनुसार से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 12 वाले में देखिए, जो संत रविदास नगर है, ये जो आपका है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1015 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर जो गौतम बुद्ध नगर है, इसका जो क्षेत्रफल है 1282 वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात करें हाथरस का, तो हाथरस का जो आपका है वो 1840 वर्ग किलोमीटर है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज आपका है 2093, ठीक है, इतने वर्ग किलोमीटर है। तो इसके अनुसार से आप देख सकते हैं कौन सा आपका हुआ, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका संत रविदास नगर है। ठीक है, संत रविदास नगर है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो ये भी प्रश्न आप बता सकते हैं नॉर्मल सी, कि यहाँ पर आपका जो उत्तर प्रदेश का स्थान है यह आपका चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है। पहला स्थान आपके राजस्थान का है, दूसरा आपके मध्य प्रदेश का, तीसरा आपका यहाँ पर महाराष्ट्र, और चौथा स्थान आपका यूपी का आता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आपकी हिमालय की चोटियाँ हैं, ठीक है, जो आपकी यूपी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं इनसे जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर नंगा पर्वत जो आपका है वो कहाँ पर है, नंगा पर्वत ये आपके जम्मू कश्मीर में है। याद रखिए कहाँ पर आपके है, तो नंगा पर्वत आपके जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ पर है, तो आपके उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा आपके कहाँ पर है, सिक्किम में है ना। तो इस कारण से आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका यहाँ पर आपका बनेगा बी वाला 132 वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो भाई देख लीजिए, भारत में कौन सा राज्य है सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। राज्य की बात किया है ना, तो भाई उत्तर प्रदेश है। कौन है आपका, तो उत्तर प्रदेश है। ये आपका जो है अभी बताया कि हमने 9 राज्यों की स्पर्श करता है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को सीमा को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया गया है कौन सी आपका, तो लॉकडाउन में आपने देखा था कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था यह आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस बहुत रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लिखा है तो आप लोग योगी आदित्यनाथ लगा देंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। जो आत्मनिर्भर है इसकी जो आपका शुभारंभ किया था आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है
कह रहा आपसे जून 2020 में सेवा मित्र, याद रखिए सेवा मित्र जो कि आपका एक मोबाइल ऐप है, ये तैयार किया गया है। ये किस विभाग के द्वारा? तो याद रखिए ये आपका श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा तैयार किया गया है सेवा मित्र। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जून 2020 में आभा आत्मनिर्भर भारत, देख लीजिए आभा आत्मनिर्भर भारत मोबाइल ऐप तैयार किया गया। तो याद रखिए आभा आत्मनिर्भर भारत ये मोबाइल ऐप है और इसको तैयार किया है कौशल विकास विभाग के द्वारा। ठीक है, कौशल विकास विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सफलता से उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया मोबाइल ऐप कौन सा है? तो याद रखिए जनता को पुलिस की सभी सेवाएं सरलता से उपलब्ध हो जाएं। ठीक है, इसके लिए आपका मोबाइल ऐप का तैयार किया गया कौन सा मोबाइल ऐप? तो ये आपका है यूपी कॉप। ठीक है, कौन सा आपका है? यूपी कॉप। ऑप्शन एडप का यहाँ पर कौन सा मतलब आंसर क्या हो जाएगा? यूपी कॉप हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। तो याद रखिए जो आपके गांव का वध करते थे ना, ठीक है, गोवध निवारण आपका जो संशोधन हुआ है यह अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। और डेट याद रखना आपको, ये आपका कह सकते हो गोवध संशोधन अधिनियम कहाँ से है आपके? तो आपके उत्तर प्रदेश का है। डेट क्या है? तो 9 जून 2020 को गो निवारण अध्यादेश आपके यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो गोवध का संबंध निवारण कहाँ से है? तो आपकी यूपी से है। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि गोवध निवारण अध्यादेश 2020 को किस राज्य ने यहाँ पर मंजूरी प्रदान किया? तो आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया। देख लीजिए क्या है आपका? तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ जो किया गया, ये जो आपकी कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति के द्वारा है। ठीक है, जो आपकी 2017 थी। तो ये जो आपकी स्टार्टअप किया गया है 20 मई 2020 को किया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। देख लीजिए काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका है। यहाँ पर याद रखिए कि ऑनलाइन स्वरोजगार संगम योजना, और योजना कह सकते हैं ये कार्यक्रम जो आपका है ये आपके उत्तर प्रदेश जो आपकी राजधानी क्या है लखनऊ में इसका कह सकते हैं शुभारंभ किया गया है ऑनलाइन रोजगार संगम कार्यक्रम। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रवासी राहत मित्र ऐप विकसित किया गया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप जो आपका है ये विकसित किया गया है किसके सहयोग से? तो ये किया गया यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी के सहयोग से विकसित किया गया है प्रवासी राहत मित्र ऐप। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यकाल द्वारा तैयार किए गए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण कब किया गया? तो देख सकते हैं कि ये जो आपका है राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा, ठीक है, प्रवासी राहत मित्र आपका है और इसका लोकार्पण जो हुआ है वह 8 मई 2020 को हुआ है। ठीक है, डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है मार्च 2020 में मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। देख लीजिए काशी, देखो क्या है, मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश, इस कार्यक्रम जो आयोजित किया गया कहाँ पर? तो आपके वाराणसी में, नया भारत नया उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला दिया गया है कि 29 फरवरी 2020 को बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर का जो आयोजन किया गया कहाँ पर? तो आपके प्रयागराज में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरेगा कहाँ से? तो याद रखिए यह आपका चित्रकूट से, आपके बांदा से, आपके महोबा से, हमीरपुर से, जालौन से, औरैया से और इटावा से। ठीक है, तो इसे काउंट भी कर लीजिएगा। तो काउंट में देख सकते हैं आपके 7 हैं जहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका गुजरेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत जो आपकी है वो कितनी है? तो अनुमानित लागत आपकी जो आपकी है वो लगभग आपकी 15,000 करोड़ रुपए है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 296 किलोमीटर, 296 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका है 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया है।
तो याद रखिए जो आपका ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, तो आपके चित्रकूट से। और किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी भाषा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। तो भाई याद रखिए प्रवासी भारती, ठीक है, कौन सा आपका है, उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव को जो आयोजन किया गया है वो आप देख सकते हैं कब किया गया है, तो 22 से 24 फरवरी 2020 तक आपके कहाँ पर किया गया, तो लखनऊ में किया गया है भारतीय भाषा महोत्सव। ठीक है, भारतीय भाषा महोत्सव कहाँ पर, लखनऊ में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 7वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया गया है वो आपके कहाँ से किया गया है, तो आपके लखनऊ से किया गया है। यूपी से संबंधित है तो आपका लगभग आपके कहाँ से होगा, तो आपके लखनऊ से। अगला क्वेश्चन काफ़ी IMP है कि फरवरी 2020 में जनपद सोनभद्र में गठित नई तहसील आपकी जो बनी है वो आपकी ओबरा नई तहसील है, ओबरा। ठीक है, एक ताप विद्युत भी है तो उसी के नाम से याद रहेगा कि तहसील भी एक आपकी है जो कि सोनभद्र में गठित की गई है, ओबरा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियमन है या नियमावली 2020 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो 2020 की जो आपकी भूजल प्रबंधन नियमावली है इसको जो मंजूरी प्रदान की गई थी कब, तो 11 फरवरी 2020 को। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड मेजर अनाउंसमेंट प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया है आपका बंधन जो आपका संबंधित है ये आपका किससे संबंधित है, ये जो आपका है ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड मेजर अनाउंसमेंट है। ठीक है, अनाउंसमेंट है, इसका नाम है बंधन। ये जो संबंधित है किससे, तो आपके डिफेंस एक्सपो 2020 में हस्ताक्षरित समझौतों से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका होता रहता है आपके यहाँ पर डिफेंस एक्सपो, ठीक है, 2020 में हस्ताक्षरित समझौतों संबंधित है आपका बंधन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 2024 तक देश का रक्षा निर्यात लक्षित है। तो 2024 तक जो रक्षा के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो कितने आपके डॉलर, तो आपका $5 बिलियन आपका निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा ये रक्षा निर्यात के लिए आपका है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वन महोत्सव के अंतर्गत मिशन वृक्षारोपण 2020 का प्रारंभ किया गया। तो याद रखिए ये आपका कौन सा मिशन है, तो मिशन वृक्षारोपण 2020 इसका प्रारंभ जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 5 जुलाई 2020 को किया गया, 5 जुलाई 2020 को किया गया है। अगला है डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाता है। तो याद रखिए अभी देखा आपने कि डिफेंस एक्सपो ये जो आपको आयोजित किया जाता है प्रति 2 वर्ष पर किया जाता है। डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि ये जो डिफेंस एक्सपो आपको हुआ है यूपी से है और यहाँ पर उद्घाटन जो किया है वो आपके किसने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका बहुत ही IMP है कि फरवरी 2020 में एक जनपद एक उत्पाद, देख लीजिए एक जनपद एक उत्पाद योजना आधारित है जो कि देख सकते हैं ODOP प्रदर्शनी का आयोजन किया गया कहाँ पर, तो आपके नई दिल्ली में। याद रखिए एक जनपद एक उत्पाद योजना जो आपकी इसकी जो आपकी आधारित है आपकी प्रदर्शनी हुई है वो आपकी नई दिल्ली में है। यहाँ पर एक जनपद एक उत्पाद का हम आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है गंगा यात्रा का आयोजन किया गया, गंगा यात्रा का आयोजन किया गया, ये यहाँ पर देख सकते हैं 27 से 31 जनवरी 2020 तक आपका आयोजन किया गया था गंगा यात्रा। अगला प्रश्न आपका है कि गंगा यात्रा संपन्न हुई है, गंगा यात्रा संपन्न हुई है तो देख लीजिए 1000 यहाँ पर 1038 ग्राम पंचायतों तथा 1638 राजस्व जो आपके ग्रामों से संबंधित आपकी है गंगा यात्रा। ठीक है, 1038 ग्राम पंचायतें तथा 1638 राजस्व ग्रामों से ये आपकी संपन्न हुई है। ठीक है, जो गंगा यात्रा है। अगला है कि 27 जनवरी 2020 को गंगा यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि गंगा यात्रा का शुभारंभ जो हुआ है कहाँ से, आपके बिजनौर से हुआ है, बिजनौर से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि इंटर्नशिप के दौरान प्रत्येक युवा को प्रति माह भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा। इंटर्नशिप के दौरान उसे कितना प्रदान किया जाएगा, 25 रुपये प्रदान किया गया। अगला है युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कब की गई है, तो ये शुरुआत की गई है 9 फरवरी 2020 को, 9 फरवरी 2020 को। अगला प्रश्न आपका है कि डिफेंस एक्सपो 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षर
MOU की संख्या जो आपकी है वो कितनी है? तो आपकी MOU की जो संख्या आपकी है वो आपकी 23 है। ठीक है, 23 है। अगला है 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित किया गया। तो भाई कर मुक्त जो आपका है वो आपके फिल्म हल्का को, ठीक है, कौन सी आपकी है? तो हल्का फिल्म है, इसे कर मुक्त अर्थात आपका टैक्स फ्री कर दी गई है। तो याद रखिए ये आपका फिल्म आपकी है हल्का। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में कर मुक्त घोषित फिल्म हल्का आधारित है। तो हल्का जो आपकी आधारित है वो किस पर आधारित है? तो ये आपके स्वच्छता और शौचालय पर है। ठीक है, स्वच्छता और शौचालय पर है। तो यहाँ पर आंसर आपका स्वच्छता और शौचालय। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। अगला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे हम लोग जानते हैं क्या? आयुष्मान भारत। ठीक है, आयुष्मान भारत के तहत आपकी योजना लाई गई थी। इसके अंतर्गत राज्य में लाभान्वित परिवारों की जो संख्या है वो लगभग आपकी कितनी है? तो आपकी 1,18,00,000 आपकी यहाँ पर देख सकते हैं परिवारों की संख्या है जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आपके जुड़े हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य डेफ एक्सपो जो आपका 20वां है। ठीक है, कौन सा नंबर का है? तो डेफ एक्सपो 20 जिसका संस्करण 11वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है लखनऊ में। ठीक है, डेफ एक्सपो 20 जो आपका है ये 11वां संस्करण है। ठीक है, और इसका आयोजन हुआ लखनऊ में। अगला है डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की थीम क्या रही है? डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की जो थीम रही है क्या रही है? तो इसमें रही है कि भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। ठीक है, रक्षा के लिए जो आपका है तो उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र ये आपका कह सकते हैं। और अगला है जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित हिंदी फीचर फिल्म कौन है? तो यहाँ पर देखो ये आपकी हिंदी फीचर फिल्म आपकी है जिसे भी कर मुक्त कर दिया गया है। इसका नाम है आपका तानाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है, तानाजी द अनसंग वॉरियर, इसे भी कर मुक्त घोषित कर दिया आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है कि समन योजना 2020 का उद्देश्य क्या है? समन योजना 2020 का उद्देश्य क्या है? तो देख सकते हैं अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना। ठीक है, अनाधिकृत निर्माण देख सकते हैं कि बहुत लोग ऐसी जगह निर्माण करने लगते हैं, तो अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना ये आपका है समन योजना 2020 का यहाँ पर लक्ष्य। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी, देखिए घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है। इस नदी का नया नाम क्या होगा? तो याद रखना घाघरा नदी का नाम जो आपका होगा सरयू नदी होगा। ठीक है, जहाँ पर ये घाघरा नदी बोली जाती है अब ये सरयू नदी के नाम से ही जानी जाएगी। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि जनपद गोंडा के पस्का संकुर क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदापुर किटौली से रेवलगंज बिहार तक घाघरा नदी को जाना जाएगा। देखो यहाँ पर जो आपकी सरयू नदी है जो घाघरा नदी थी ना, तो इसका कहाँ से कहाँ इसका नाम अब जाना जाएगा? तो जगह आपकी दे दी गई है एक गोंडा के पास एक जगह आपकी कौन सी है? तो आपकी पस्का संकुर क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर एक ग्राम का नाम है चंदापुर। ठीक है, चंदापुर किटौली से आपका कह सकते हैं कि रेवलगंज जो आपका पड़ता है बिहार तक, तो घाघरा नदी को अब जाना जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि जो आपकी घाघरा नदी है उसका नाम चंदापुर से आपकी किटौली के बीच जो बहती है तो उस घाघरा नदी का नाम आपकी इस नाम से जाना जाएगा, तो आपकी सरयू नदी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सरयू नदी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कह सकते हैं कि और भी आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2 पार्ट में कर देंगे, इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव ले आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे ये किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, और आपको यहाँ पर बताना है सरयू नदी के किनारे बसा एक कह सकते हैं जो आपका तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा है? सरयू नदी के स्थित किनारे कोई तीर्थ स्थल का नाम बताना है। ठीक है।